नमस्कार दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके पिछली परीक्षाओं में आयोग द्वारा, उसकी एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम 2019 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्नों इतिहास से आए हुए हैं आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी जो आए हुए हैं, उनसे भी कुछ कुछ प्रश्न हम यहाँ पे उठाए हुए हैं। और यह हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास की वीडियो ला चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास की वीडियो ला चुके हैं। अब हमारी यह आधुनिक भारत की वीडियो है। यह आपके हर परीक्षा के लिए जहां भी इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वे तथ्यात्मक हों, चाहे वो आपके संदर्भ से संबंधित हो, किसी घटना से, उसके से रिलेटेड, सभी प्रश्नों का समाधान यहाँ आपको मिलने वाला है। हर वीडियो में मैं 10 प्रश्न लेके आता हूँ, लेकिन उन 10 प्रश्नों के साथ व्याख्या लेके आता हूं, जिससे आपके लिए एक प्रश्न नहीं, एक साथ 2-3 प्रश्न तैयार होते जाते हैं। तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो आपके एक साथ लगभग 60-70 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जो भी आपके सुझाव होंगे आमंत्रित हैं, हम उन पर जरूर काम करेंगे। चलिए आते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो यहां पे देखना है कौन सा सही है कथन। तो कथन एक कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा कह रहा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो जो एक्सला सापेल की संधि हुई, तो उसके तहत दो प्रकार की घटनाओं को देखा जा रहा है। यहां पूछ रहा है कि क्या ये दोनों घटनाएं सही हैं। तो हमारे पास विकल्प यहां 4 मौजूद हैं। तो एक विकल्प कह रहा है कि केवल घटना एक सही है, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जा रही है। दूसरा कह रहा है केवल 2, यानी कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होता है। और हमारा तीसरा विकल्प कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि कर्नाटक युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है और मद्रास की पुनः प्राप्ति भी हो जाती है अंग्रेजों को। ठीक है, डी कह रहा है न तो 1 न तो 2। हमारा यहाँ पे विकल्प सी सही है, जिसके अनुसार दोनों कथन सत्य हैं। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। अंग्रेजों को मद्रास बड़ा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जो दक्षिण भारत में कंपनी की राजधानी के तौर पर से माना जाता था, और कहा जाए तो दक्षिण भारत में पकड़ बनाने का उनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, जहां से वो अपने सारे क्रियाकलाप को अंजाम दिया करते थे। तो चलिए इसकी व्याख्या की तरफ थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं। क्या दिख रहा है कि एक्सला सापेल की संधि, सापेल चैपल दोनों चीजें मिलता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1748 में, 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। आप मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री देश है और इसका एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो यूरोप की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑस्ट्रिया है बहुत छोटा सा देश, आप मैप में देखेंगे तो कायदे से दिखेगा भी नहीं आपको। युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अब आप यहां हो सकता है मन में संदेह आए कि यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का युद्ध कैसे समाप्त हो गया। तो यहां एक चीज समझने वाली बात है कि होता यूं था कि भारत की राजनीति में 18वीं शताब्दी में यह सामान्यतया देखा जाता था कि जब ये दो महत्वपूर्ण शक्तियां यूरोप की, ब्रिटेन और फ्रांस, जब ये दोनों कहीं लड़ती थी तो उसका असर भारत में भी दिखता था। क्यों? क्योंकि वे दोनों शक्तियां इस समय यहां काफी मजबूत स्थिति में थी। तो दोनों के जो हित होते थे, आपसी हित होते थे, वो यहां टकराते हुए दिख रहे होते हैं। तो इस हिसाब से कहा जाए तो जब भी वहां कोई हलचल होती थी, कोई बदलाव होता था, तो उसे भारत में स्पष्ट महसूस किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको इसलिए समझिए क्योंकि इस प्रश्न की व्याख्या आपको बुक में सामान्यतया नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और पूछा जरूर गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जानना है। अगर आपको याद है, अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो सिक्किम एक छोटा सा जो है, यहाँ पे ये रफ मैप मैं बना दे रहा हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, तो यहां पे सिक्किम स्थित है। ठीक है, इधर नेपाल आपका पड़ जाता है। ठीक है, इधर भूटान पड़ जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये आपका सिक्किम है। ठीक है, ये आपका सिक्किम हिस्सा पड़ रहा है, बीच वाला हिस्सा। ठीक है, तो अब इसका क्या है, भारत में विलय पहले कब किया गया, किसने करवाया, क्योंकि यह एक
छोटे मोटे राज्य होते थे, इनका अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा हित नहीं था, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं था, तो इसलिए वहाँ वो काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज विशुद्ध व्यापारी थे पहले। राजनीतिक शक्ति तो 1765 के बाद बनते हैं, लेकिन पहले विशुद्ध व्यापारिक शक्ति हुआ करते थे। तो ये क्या देखते थे? अपना इंटरेस्ट देखते थे, अपना हित देखते थे। जहाँ इन्हें दिखेगा वहाँ इन्वॉल्व होंगे, जहाँ नहीं दिखेगा उससे उचित दूरी बना के रखते थे। हालांकि विलय किया गया, तो यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा होगा? सी सही है। लॉर्ड डलहौजी जो था, डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय करवाया था। यहाँ पे देखिए, सिक्किम जो नेपाल और भूटान देशों के मध्य स्थित एक संप्रभु राज्य था, उसके राजा पर दोष लगाया। देखिए, एक चीज है, अंग्रेज क्या करते थे कि अपनी गुडविल बनाए रखना चाहते थे। आप आगे इतिहास में पढ़ेंगे, अगर मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, तो वहाँ एक चीज कमाल की बात आप देखेंगे कि अंग्रेज क्या है, अपने हर बात के पीछे एक नैतिक दायित्व दिखाते थे, एक नैतिक कर्तव्य दिखाते थे कि अगर मैं इन पे लाठी भी चार्ज कर रहा हूं तो उसके पीछे भी हमारा नैतिक दायित्व है। ठीक है, अगर हम इन पे लाठी भी बरसा रहे हैं, अगर इन पे कर लगा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जायज है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर जो भी पढ़ें आधुनिक इतिहास, अंग्रेजों के लिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो भारत के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें अपना हित नहीं देख रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम, सॉरी, आपका हित नहीं देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए अपना हित देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अगर हम विलय कर रहे हैं तो लोग हमसे पूछेंगे अगर, तो हम क्या जवाब दे देंगे? तो जवाब देना क्या है कि हमारे किसी डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इसलिए हमने इनका विलय कर लिया। जैसे अवध को किया गया था, अवध क्या क्या कुशासन का आरोप लगा दिए कि यहाँ शासन सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हुआ यहाँ पे। अब एक संप्रभु राज्य है, तो संप्रभु का अर्थ क्या होता है कि ऐसी शक्ति या ऐसी सरकार जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो। बाकी इसकी जिम्मेदारी है पॉलिटी वाले सर की, जब आपको पढ़ाएंगे तो बाकायदे उसमें विस्तृत जो है डिस्कशन होगा। डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग जो आज बंगाल में है, ठीक है, दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर उसका रिप्लाई देंगे कि दार्जिलिंग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। हमने बता दिया कि ये वेस्ट बंगाल में इस समय है, ठीक है। तो अब यहां किस बात के लिए प्रसिद्ध है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उस समय जो है रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री वहाँ के हुआ करते थे और इरविन यहाँ पे वायसराय बन के आए हुए थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गांधी जी दांडी मार्च वगैरह निकाल लेते हैं, आंदोलन वगैरह शुरू हो जाता है इधर पे, और उससे पहले क्या होता है कि गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन का अर्थ हुआ, जैसे अगर हम इस तरह बात करें तो क्या होता है कि यहाँ एक हेड ऑफ स्टेट या कोई हेड बैठेगा, बाकी यहाँ पार्टिसिपेंट बैठते हैं, बाकी सदस्य यहाँ पे बैठेंगे, पार्टिसिपेंट बैठेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये हेड कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये उनमें सबसे ऊपर है, बॉस है। लेकिन जब हम राउंड टेबल की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा कि कोई बॉस नहीं है, यहाँ जो भी सारे व्यक्ति बैठे हैं सब समकक्ष हैं, सभी बराबर हैं। इसलिए इसको गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया कि भारतीयों को मनाने के लिए बुलाया गया कि आप लोग आइए और हम आपको समकक्ष मान के यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं, आपसे बातचीत करने वाले हैं, और जो उस समय की तात्कालिक समस्या है उसका हम समाधान निकालने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से केवल जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से हमारे महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे उसमें। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये भी वहां पे मौजूद थे, और कुछ लोग देखिए, गांधी जी जो थे वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, वे एक तरह से भारत का नेतृत्व कर रहे थे, और अगर वही न जाते तो कहीं न कहीं वो सम्मेलन ही अधूरा हो जाता। जैसे पहला फेल हो गया था, तीसरा फेल हुआ। लेकिन यहाँ गांधी जी गए और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि किसने भाग नहीं लिया था? तो हमारा यहाँ पे विकल्प डी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो वहाँ पे इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। इसकी व्याख्या देखिए, मैंने बाइलिंगुअल व्याख्या आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को समझने में दिक्कत होती है हिंदी, तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो वो भी आसानी से समझ लें इसको। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न है आपके। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, देखिए ये सब व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हुए थे। सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट जी भी गई थी इसमें। अब एक चीज समझने वाली बात है कि आप यहाँ ध्यान दी, कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति था या कौन ऐसी संस्थाएं थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। आप कमेंट करके बताने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है हमारा, यहां पे पुस्तकों की सूची दी गई है। ठीक है, यहां पे पुस्तक है एक तरफ और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ठीक है, यहां पे उनके, देखिए एक गड़बड़ हो गया है पीपीटी में थोड़ा सा,
तो मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा जैसा भी है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है कि ये चीज जो 3 नंबर का है, 3 नंबर पे लाला लाजपत राय थे। मैं बोल बोल के बता दे रहा हूं क्योंकि ये गड़बड़ हो गई पीपीटी ही थोड़ी सी। तो द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन, माई डिपोर्टेशन है, ठीक है। तो एक किसका है, किसका था, किसके ऊपर ये लिखा गया, किसने ये किताब लिखी थी? तो ये किसने लिखा था? ये लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। इनके ऊपर ये किताब है। उसके बाद अगला है कि गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। उसके बाद आ रहा है कि अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखा था? तो अ नेशन इन मेकिंग को लिखा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा, ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखा गया था? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? निम्न में से किसने किया था? तो यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जिससे अंग्रेज डरते थे। वे अंग्रेज जो लगभग, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, अर्थात इनका हर तरफ राज्य है, हर तरफ इनके उपनिवेश हैं और कहीं न कहीं ये एक बड़ी पावर के रूप में स्थापित थे, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट था हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली के थ्रेट का वजह क्या था, यानी कि हैदर अली से डरते क्यों थे? वो यूं ही नहीं डरते थे। क्यों? उसके पीछे वजह थी, आधुनिक सेना थी उसके पास, उसके जो प्रशिक्षित करने वाले थे वो यूरोपीय थे, ठीक है। आधुनिक शस्त्रागार उसके पास था, इस वजह से वे डरते थे। तो इसमें कह रहे हैं कि आधुनिक जो डिंडीगुल था वो कहां पे स्थापित किया गया था, ठीक है। शस्त्रागार की स्थापना की थी, किसने की थी? तो किसने की थी? विकल्प यहां पे सी सही है आपका, हैदर अली ने, ठीक है। हैदर अली ने स्थापित किया था। और जो चिक्का कृष्णराज थे, चिक्का कृष्णराज के ही ये क्या थे? सामंत थे, एक सेनापति थे। कौन था? हैदर अली। लेकिन बाद में इसका वर्चस्व इतना बढ़ा, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वास्तविक सत्ता इसके हाथ में आ गई, जैसे मराठाओं में होता था, ठीक है। पेशवा क्या हुए? वास्तविक शासक बन बैठे बाद में। उसी तरह से यहां पे क्या हुआ? चिक्का कृष्णराज तो वास्तविक राजा थे, लेकिन जो डिफेक्टो पावर थी वो किसके पास था? वो जो है हैदर अली के पास था। और जो नंदराज थे ये इनके मंत्री थे, ठीक है। नंदराज और देवराज ये दो भाई थे, इनके मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। सर्वाधिकारी वगैरह होते थे, ठीक है। सर्वाधिकारी एक पद होता था। और इनके राज्य में क्या था कि 18 प्रोविंस में बांटा गया था, जो कर वगैरह के लिए काफी आसानी होती थी इनके राज्य को, मैसूर को। लेकिन बाद में हैदर अली ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद हैदर अली ने अपने हिसाब से वो चलाना शुरू किया। बाद में इनके बेटे ने शासन किया और मैसूर को इन्हीं की वजह से जाना जाने लगा, ठीक है। हालांकि जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसमें हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहां देखिए 1724 में ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में 1755 में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा, ठीक है। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। इसके लिए एक सैन्य चौकी में बदल दिया इसको। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हैदर अली ने ही सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया बाद में। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखा। अब यहां क्या है, समझने वाली बात है कि जब दांडी मार्च हुआ, तो दांडी मार्च जब समाप्त हो जाता है तो गांधी जी वहीं नहीं रुकते, उससे आगे बढ़ते हैं धरसाना की तरफ। वहां क्या होता है कि नमक का एक जो है भंडार रहता है, वहां पे नमक का भंडारगृह रहता है, उस पर अटैक किया जाता है। तो जब वहां से आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद इनकी धर्मपत्नी जी आगे बढ़ती हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद सरोजिनी नायडू जी बढ़ती हैं, वो उसको फाइनली धरसाना तक पहुंचाती हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर इन पे भयंकर लाठीचार्ज किया जाता है, काफी अत्याचार किया जाता है। और उस चीज का जिक्र जो है, यहाँ पे एक पत्रकार थे वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर, उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने पावर का, अपने शक्ति का दुरुपयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे एक आंदोलन पर इस तरह अत्याचार किया गया। हालांकि एक बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत सारी मिलेंगी आपको, लेकिन हमें जानना जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मई 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धसना नमक गोदाम पर, ठीक है,
कार्यकर्ताओं ने धावा बोला। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि धरसना जो सत्याग्रह था उसको कंप्लीट किसने किया था, पूरा किसने किया था, तो यह प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। धावा बोल दिया पुलिस द्वारा विभत्स ज्यादतियों का उल्लेख बेब मिलर नामक पत्रकार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेब मिलर के बारे में एक चीज और आप जान लीजिए कि ये गांधी जी के काफी प्रिय हुआ करते थे और ये गांधी जी से काफी इनका नजदीकी संबंध भी था, और ये जो है कहते हैं साबरमती आश्रम वगैरह में रहा करते थे, और इनके मतलब कुल मिला के ये भारतीयों के साथ सहानुभूति दर्शाया करते थे। ठीक है, कई सारे यूरोपीय थे, आप देखेंगे कई सारे यूरोपियन ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय आंदोलन से जो है काफ़ी तादाद में रखते थे और वो चाहते थे कि भारतीय आंदोलन सही रास्ते पर चले और भारतीयों को न्याय मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। नौजवान सभा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौजवान सभा जो थी, ठीक है, नौजवान सभा, इसका प्रारंभिक सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। तो कौन नहीं था, भगत सिंह जी थे, ठीक है, यशपाल थे, छबीलदास जी थे, कोई अगर नहीं था तो वो थे अंबिका चक्रवर्ती। अंबिका चक्रवर्ती जी इसके सदस्य नहीं थे, क्योंकि ऐसी बहुत सारे सभा और संगठन चलाए जा रहे थे जो भारतीय आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेजों को यहां से निकालने में मदद करते। तो वर्ष 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना। ठीक है, तो भगत सिंह जी के जीवन में एक ऐसा पहलू आया था, एक ऐसा समय आया था जो मार्क्सवाद से बड़ा प्रभावित थे। ठीक है, तो बाद में इनका झुकाव समाजवाद की तरफ होता है, तो यह एक बड़ा लंबा डिस्कशन का विषय है, हम इस पर फिर कभी आएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मजदूरों और किसानों के लिए काफ़ी सोच समझ के जो है कार्य करने के लिए आगे बढ़े थे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसे हम इस क्रम में देखते हैं। क्या है कि पहले विलियम हॉकिंस का नाम आ रहा है, फिर यहाँ पे रॉल्स फिच का नाम आ रहा है, ठीक है, फिर सर थॉमस रो का नाम आ रहा है, कहीं कहीं टॉमस रो भी मिलेगा, फिर निकोलस डाउटन का नाम आ रहा है। तो हमारे पास विकल्प ए यहाँ पे सही है, यानी कि पहले रॉल्फ फिच आता है, फिर विलियम्स हॉकिंस आ रहा है, उसके बाद निकोलस डाउटन आ रहा है, उसके बाद सर थॉमस रो आ रहा है या टॉमस रो आ रहा है। इससे ज़्यादा उसकी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी हमें। अगला है यहाँ पे कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र, ठीक है, कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था। तो कौन कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था, यहां पे देखते हैं। इसका देखते हैं, निम्न में कौन एक कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, यहाँ पे हमारे पास विकल्प हैं 4, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एम.ए. अंसारी। तो यहाँ कौन शामिल नहीं था, एम.ए. अंसारी को शामिल नहीं किया गया था, इसमें वो शामिल नहीं थे कानपुर षड्यंत्र में। चलिए हमारा आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त हो रहा है। 10 क्वेश्चन थे हमारे। आप सबको बने रहने के लिए विशेष धन्यवाद। और जैसा कि आरओ वगैरह की आपकी परीक्षा यूपी की होने वाली है, बीपीएससी आपकी आने वाली है, तो उन सारी परीक्षाओं के लिए इतिहास आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।